सभी मेरे प्यारे व्यूअर्स का वेलकम है वाईईडी की ट्यूटोरियल क्लास में। मैं हर रोज़ आपका इसी तरीके से वेलकम करता हूं और उसी तरीके से क्लास को भी लेकर के आता हूं जैसे मैं रोज़ लाता हूं, है ना। एक खास अंदाज के अंदर आपकी एसएससी, बैंक्स और यूपीएससी तीनों की जो ना इंग्लिश की नीड्स आप पूरी कर सकते हैं इस क्लास के जरिए। तो शुरू करेंगे अपनी इस खास क्लास को। वैंक्विशिंग वायरसेस इसका टाइटल है। दिस एडिटोरियल इज कंसर्न्ड with the Nobel Prize of 2020, which is to be given to three scientists who had been working on hepatitis C virus, and this editorial is going to connect the hepatitis C with corona। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वे के अंदर दोनों बीमारियों को मैच करके बताएगा कैसे एक से दूसरे का हल निकल सकता है। शुरू करें, चलिए आइए कुछ नया सीखते हैं। कह रहा वैंक्विशिंग वायरसेस, वायरसों को करना है हमें वैंक्विश। अब ये क्या बोला है वैंक्विश? वैंक्विश का मतलब होता है कुचल देना, जीतना नहीं, कुचल देना। जीत ऐसी जीत जिसमें सामने वाले को आप कुचल ही दें। तो इसके लिए अपने पास सही जो सिनोनिम है ना वो होता है कॉन्कर। कॉन्कर ऐसा ही होता है, सामने वाले को बढ़िया से नुकसान पहुंचा के उसके ऊपर अपनी जीत हासिल करें। तो विन भी बोल सकते हो, कॉन्कर भी बोल सकते हो, सरमाउंट भी बोल सकते हो और सब्जुगेट भी बोल सकते हो। चारों का मतलब है किसी को बुरे तरीके से हराना। तो कह रहा वायरसेस को कैसे बुरे तरीके से हराया जाए, वैंक्विश किया जाए। अब कह रहा ऑन नोबेल प्राइज फॉर मेडिसिन। कह रहा हम बात कर रहे हैं नोबेल प्राइज की जो मेडिसिन के लिए मिलेगा इस साल, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। आज का जो आप मेरे साथ सीखने वाले हो उसका जो ग्रामर, आज मैंने ग्रामर क्विज बनाया है और आज का क्विज है मेगा क्विज। आप इसमें क्लोज टेस्ट भी देखेंगे, आप इसमें एरर करेक्शन भी देखेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चंस आपके पास है ना। सातों क्वेश्चन को आप सोल्व करने की कोशिश करें और अगर सोल्व अभी नहीं हो रहे तो आप ड्यूरिंग द वीडियो ना मेरे साथ इनको सोल्व करना। मतलब मैं वीडियो के बाद में लाइव भी आपको करवाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें इनका। कह रहे नोबेल प्राइज फॉर मेडिसिन इज एन इंस्पिरेशन टू रिसर्चर्स वर्किंग ऑन SARS-CoV-2। कह रहे जो नोबेल प्राइज है ना इस साल का, किसके लिए? मेडिसिन के लिए। कह रहा वो एक इंस्पिरेशन है, एक आदर्श है, एक मोटिवेशन है। किन के लिए भाई? रिसर्चर्स के लिए, और वो वाले रिसर्चर्स जो वर्क कर रहे हैं SARS-CoV-2 पे। तो इस साल का नोबेल प्राइज जो है इन सब के लिए इंस्पिरेशन बन के आएगा। इस प्राइज को देखते ही इन सब की आंखों में जो है ना इंस्पिरेशन आने की वजह से ये और ज़्यादा अच्छे तरीके से कोविड की वैक्सीन को बनाने पे काम करेंगे। समझ गए? सब्जेक्ट है हमारा प्राइज, वर्ब हमारी इज, सब्जेक्ट ग्रीन में, वर्ब पिंक में। रोज का अपना कस्टम है, मैं आपको बताता हूं। सब्जेक्ट वर्ब को आप पकड़ते जाओ, आपकी जिंदगी आसान है इंग्लिश के अंदर। तो सारे सब्जेक्ट ग्रीन में है, सारी वर्ब पिंक कलर में है ना। इनको माइंड करना मेरे साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक समरी दे दूं आपको। देखो एक वायरस हुआ करता था, अभी भी है, हेपेटाइटिस सी। थोड़ा सा लीथल वायरस है, इससे बहुत लोग मरते हैं दुनिया में हर साल, तकरीबन 12 लाख लोग। इस वायरस की दिक्कत क्या है, इसके बारे में हम पिछले 20-30 सालों के अंदर अच्छे से जान नहीं पाए और रिसर्च करते आ रहे हैं। पर 2020 में 3 साइंटिस्ट लोगों ने मिल करके इस पे फाइनल जो है ना कंक्लूसिव रिसर्च जो है दी है। अब हो सकता है इस वायरस की अच्छी सी हम एक वैक्सीन बनाएं और इस वायरस से होने वाली मौतों को भी हम रोक सकेंगे, है ना। तो इन साइंटिस्ट लोगों को इसका पूरा का पूरा अचीवमेंट जाता है, क्रेडिट जाता है। इसकी वजह से इनको मिलेगा 2020 का नोबेल प्राइज। अब आप बोलेंगे सर हेपेटाइटिस सी से हमारे कोरोना का क्या कनेक्शन है? तो कह रहा है ये जानबूझ के दिया जा रहा है इन तीनों को, ताकि कोरोना पे जो लोग साइंटिस्ट काम कर रहे हैं उनके अंदर एक नया एनकरेजमेंट आए, एक नया उत्साह आए, है ना, जील आए कि हमें भी मिल सकता है अगर अगले साल हम कोरोना की वैक्सीन ले आए। तो कह रहा है कि इशारा है इन सब साइंटिस्ट लोगों को जो CO-V2 की जो है ना मेडिसिन जो है वैक्सीन बना रहे हैं कि आप पूरा जी जान लगा के बनाओ, क्योंकि अगले साल आपका ही नंबर है मेडिसिन में नोबेल प्राइज का। समझ गए होंगे? शुरू करें? चलो समरी आपको मैंने दे दी है, कमेंट सेक्शन में डालना, इसको इंग्लिश में लिख के बिल्कुल देसी भाषा में बताइए। आज की टोन है इंस्पायरिंग, वास्तव में इंस्पायर ही कर रहा है ना सबको, तो इंस्पायरिंग आज की टोन है। शुरू करने वाला हूँ। कह रहा है एट ए टाइम when the world is faced with multiple assaults from a frighteningly obscure virus, it cannot be mere coincidence that the Nobel Committee decided to anoint 3 scientists who peeled the layers of another virus that confounded generations of physicians।
द हेपेटाइटिस सी HCV वायरस। सेंटेंस लंबा है पर डरना मत, छोटे छोटे इसके टुकड़े करेंगे, देखना कैसे पढ़ा जाता है। कह रहा है ऐसे एक वक्त एट ए टाइम जब दुनिया फेस्ड विद है, सामना कर रही है, जब दुनिया के सामने खड़ा है और क्या, बहुत सारे असॉल्ट्स, बहुत सारे जो है दुनिया पे चोटें। असॉल्ट का मतलब होता है आप पे अटैक्स। तो जब दुनिया फेस कर रही है बहुत सारे अटैक्स का। अच्छा किससे? ये एक ऐसे वायरस से है, फ्रॉम अ वायरस जो कि है ऑब्स्क्योर और फ्राइटनिंगली ऑब्स्क्योर। देखो फ्राइटनिंग हर वो चीज़ होती है जो आपको फ्राइटन करे, डरा दे। ऑब्स्क्योर हर वो चीज़ होती है जो आपके लिए एक मिस्ट्री हो। तो कह रहे दुनिया जब असॉल्ट झेल रही है एक ऐसे वायरस से जो बहुत ही ज़्यादा डराने वाले तौर पे ऑब्स्क्योर है ना, इसके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं है, इतना ऑब्स्क्योर है। कह रहे ऐसे एक वक्त पे हुआ क्या? कह रहे इट कैन नॉट बी, ये नहीं हो सकता मेयर खाली खाली कोइंसिडेंस। कोइंसिडेंस आप जानते हैं ना, इत्तेफाक। कह रहे खाली खाली इत्तेफाक नहीं हो सकता। दैट वो ये कि जो नोबेल कमेटी है ना, उसने डिसाइड किया है कि वो इस बार अपॉइंट करेगी, अनॉइंट करेगी, राज्याभिषेक करेगी, अभिषेक करेगी 3 साइंटिस्ट लोगों का जिन्होंने पील किया, जिन्होंने उखाड़ा परतों को, और किसकी? एक दूसरे वायरस की। कौन सा वायरस? जिसने पागल कर रखा था, कंफाउंड कर रखा था कई जनरेशंस को, फिजिशियंस की। अच्छा इसका नाम क्या है? हेपेटाइटिस सी वायरस और HCV। समझ गए ना कितना लंबा सेंटेंस था, छोटे छोटे पीस कर दिए। 10 सेकंड में रिपीट कर रहा हूं, फिर इसमें ग्रामर और वोकैबुलरी देखेंगे। ऐसे एक वक्त पे जब दुनिया सामने खड़ी है, फेस कर रही है बहुत सारे असॉल्ट्स का, अटैक्स का, एक बहुत ही ऑब्स्क्योर और फ्राइटनिंगली ऑब्स्क्योर वायरस का, है ना, जो बहुत डराने वाले तौर पे ऑब्स्क्योर है। कह रहा है ऐसे एक वक्त पे ये बिल्कुल इत्तेफाक नहीं है कि जो नोबेल कमेटी है उसने डिसाइड किया है कि वो अपॉइंट करेगी, अनॉइंट करेगी, ऑनर करेगी 3 साइंटिस्ट लोगों का जिन्होंने परतों को उखाड़ा, लेयर्स को पील ऑफ किया एक दूसरे वायरस की। और ऐसा वायरस था जिसने पागल बना रखा था कई जनरेशंस को, पुश्तों को, फिजिशियंस की, है ना। इस वायरस का नाम था हेपेटाइटिस सी वायरस और HCV। अब समझ गए होंगे, है ना। अब आ जाओ सेंटेंस में देखने वाली चीजें। सबसे पहला आपको काम करना था ये ग्रीन और पिंक को खुद से पकड़ना था। वर्ड की वर्ब है इज, इट की वर्ब है कैन नॉट बी, नोबेल कमेटी की वर्ब है डिसाइडेड, हु की वर्ब है पील्ड। मेरा विश्वास मानना, जिसने ये 4-5 पेयर्स नहीं पकड़े ना, वो बंदा इस सेंटेंस को समझ ही नहीं सकता। तो पहली कंडीशन क्या होती है? सेंटेंस के सब्जेक्ट और वर्ब को पकड़ा जाए। अब देखो अब काम आएगी आपकी डिक्शनरी, है ना। ये ऑब्स्क्योर क्या होता है? ऐसी चीज जो क्लियर ना हो, मतलब अनक्लियर हो, या एम्बिग्यूअस हो, या एनिग्मेटिक हो, या एसोट्रिक हो। ये लास्ट के दोनों वर्ड्स मैंने जानबूझ के लिखे, नए वर्ड्स हैं, अब इनका मतलब समझो। आप कभी कभी किसी को बोलते हो ना, हट बावले तेरी समझ में नहीं आएगा, बोलते हो ना किसी को, कोई बड़ी चीज़ है, हाई लेवल की चीज़ है, आपकी समझ में आती है, आपके दोस्त ने पूछा, आपने बोला हट तेरी समझ में नहीं आएगा, तो उस चीज़ को आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एसोट्रिक। क्या बोलते हैं? एसोट्रिक। आप उसको एनिग्मेटिक भी बोल सकते हैं, है ना। बहुत ही हाई लेवल की कोई चीज़ होती है वो एनिग्मेटिक, एसोट्रिक होती है। तो उसको हम ऑब्स्क्योर भी बोलते हैं क्योंकि बाकी लोगों के लिए वो बहुत अनक्लियर है, तो उसको ऑब्स्क्योर भी उसका एक सिनोनिम हो सकता है। तो ये दोनों वर्ड्स आपसे मैं इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहा था आज, है ना। चलो अच्छा, पील ऑफ करना क्या होता है? आप प्याज लो, ऑनियन, या कोई भी ऐसा फल लो जिसके ऊपर छिलका होता है, उसके छिलके को उतारोगे ना, दैट एक्शन इज कॉल्ड पीलिंग ऑफ। किसी भी चीज़ के छिलके को, परत को उतारना, दैट एक्शन इज कॉल्ड पील और डबल एफ ऑफ। तो हमने इस वायरस की लेयर्स को पील ऑफ किया है, इन्होंने इस वायरस की परतों को उखाड़ा है और बताया वायरस कैसे काम करता है, ठीक है ना। पील ऑफ फ्रेजल वर्ब। कंफाउंड करना होता है पागल बनाए रखना, कंफ्यूज किए रखना, बैफल किए रखना, विविल्डर किए रखना, किसी को बहुत सालों तक नचाए रखना, कंफाउंड करना होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा 2020 नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन टू हार्वी जे ऑल्टर, माइकल ह्यूस्टन एंड चार्ल्स एम राइस। मेरी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी खराब हो सकती है, अंग्रेजों के नाम है, अपने सेट नहीं बैठते। कह रहे जो 2020 का प्राइस है फिजियोलॉजी में और मेडिसिन में, इन 3 अंग्रेजों को। कह रहा दिस प्राइज इज, अब देखो इसकी वर्ब आई है इज, दिस प्राइज इज। अच्छा क्या है ये? अ स्टाउट एंडोर्समेंट ऑफ years of work that went towards identifying one of the world's greatest scourges। कह रहा ये जो प्राइस है ना, इन तीनों लोगों को दिया जाने वाला है इस फिजियोलॉजी और मेडिसिन में। कह रहा है एक बहुत ही बड़ा, एक बहुत ही मजबूत स्टाउट है, और क्या? एंडोर्समेंट। एंडोर्समेंट होती है किसी चीज़ को सपोर्ट। कह रहा है ये बहुत ही बड़ा सपोर्ट है, प्रमोशन है, एंडोर्समेंट है उस सालों के काम का, ईयर्स ऑफ वर्क का, जो कि की तरफ गया, वेंट टुवर्ड्स हुआ, आइडेंटिफाई करने की तरफ, पहचानने की तरफ, दुनिया की सबसे बड़ी स्कर्जिस को
दुनिया की सबसे बड़ी बीमारियों में से एक बीमारी को। समझ गए ना? तो हेपेटाइटिस सी को इसने बताया दुनिया की सबसे बड़ी बीमारियों में से एक बीमारी। तो इन तीनों बंदों ने इस बीमारी का पूरी जो है परतें उखाड़ दी। आ जाओ सेंटेंस में देखने वाली चीजों पे। स्टाउट का मतलब होता है मजबूत हो, स्ट्रॉन्ग हो, स्टडी हो, है ना? ऐसी चीज जो बहुत ही ज्यादा बल्कि हो उसको कहते हैं स्टाउट। अच्छा, एंडोर्समेंट आप जानते हैं, अगर कोई आपको एंडोर्स कर रहा है दैट पर्सन इज सपोर्टिंग यू, है ना? एंडोर्समेंट। स्कर्ज वर्ड बहुत अच्छा वर्ड है, इसको अलग अलग तरीके से यूज होता है। मैं हिंदी में बताऊं तो इसको ऐसा समझना बीमारी या आफत। अब हो सकता है कोई बीमारी हो उसको भी आप स्कर्ज बोल दें, हो सकता है कोई आफत हो उसको भी आप स्कर्ज बोल दें, ठीक है ना? तो बीमारी या आफत को हम बोलते हैं हिंदी में, अंग्रेजी में स्कर्ज। तो इसके सिनोनिम हो गए, मैं बड़ा कर देता हूं किसी की मोबाइल की स्क्रीन छोटी हो तो। इसके सिनोनिम हो गए पेस्टिलेंस और प्लेग। पेस्टिलेंस और प्लेग दोनों का मतलब होता है महामारी। तो बीमारी वाले सिनोनिम तो क्या हो गए? पेस्टिलेंस और प्लेग। और दूसरा जो आफत होती है उसको हम बोलते हैं कर्स या बेन। कर्स का मतलब होता है किसी को श्राप दे देना, भाई तुम्हारे तो ये हो जाए घर में बुरा, है ना? किसी को कर्स कर देना। बेन भी वही होता है। तो बीमारी, आफत, स्कर्ज सबके सब जो है एक दूसरे के सिनोनिम है। एक वर्ड बताता हूं मैं आपको, आप आजकल न्यूज़पेपर में बहुत देखोगे, हेल्थ स्कर्ज। हेल्थ स्कर्ज क्या है? ऐसी बीमारी जिसने, ऐसी आफत है जिसने सबकी हेल्थ खराब कर रखी है। तो आप बोल सकते हैं कोरोना वायरस इज अ हेल्थ स्कर्ज अपॉन द होल वर्ल्ड, है ना? तो हेल्थ स्कर्ज नाम के वर्ड को आप कोरोना से कनेक्ट कर सकते हैं। आगे बढ़े, चलो आ जाओ। कह रहे बट टू सी इट शॉन ऑफ द कॉन्टेक्स्ट इट इज काउस इन वुड बी टू मिस द लार्जर पॉइंट और पर्पज इट कुड सर्व। मैं शर्त लगा सकता हूं आप में से 90 लोग इस सेंटेंस को पहले से पढ़ने के बावजूद भी नहीं समझ पाए, क्योंकि ये सेंटेंस अच्छे लेवल का, ध्यान से समझना। कह रहे लेकिन बट टू सी देखना, इस चीज को अलग करके, शॉन ऑफ करके, और किससे? उस कॉन्टेक्स्ट से, उस हालात से जिसमें इसको काउच इन किया गया है, जिसमें इसको पिरोया गया है। कह रहे लेकिन इसको उस हालात से अलग करके देखना ना, वुड भी होगा, मिस करना उस बड़े पॉइंट को, मुद्दे को, और पर्पस को, उस उद्देश्य को जो कि ये सर्व कर सकता था। समझो क्या कहना चाह रहा है? कह रहा है ये जो है ना 2020 का नोबेल मिला है, ये जरूर मिला इन 3 लोगों को इस बीमारी को ढूंढने के लिए, लेकिन इसके पीछे एक बड़ी राजनीति भी है। कह रहा है अगर उस राजनीति को आप अलग कर देंगे तो इस मुद्दे के साथ जस्टिस नहीं होगा, हम उस बड़े पॉइंट को मिस कर सकते हैं। अब देखो इस सेंटेंस को पढ़ो। लेकिन टू सी देखना, इसको शॉन ऑफ करके, अलग करके, उस कॉन्टेक्स्ट से, उस बड़े हालात से जिसमें इसको काउचिंग किया गया, पिरोया गया है, होगा मिस करना बड़े मुद्दे को और पर्पस को जो कि ये सर्व कर सकता है। समझ गए ना? अब वोकैबुलरी देखो कौन सी आई है। सबसे पहली चीज, टू सी को आपने सब्जेक्ट बना रखा है, इन्फिनिटिव सब्जेक्ट बन गया। सर आप बोलते हो नाउन बनता है, प्रोनाउन बनता है, जीरेंड बनता है। अरे भाई इन्फिनिटिव बनता है, आएगा इन्फिनिटिव, पढ़ाऊंगा तो समझा दूंगा। 1% केस में भी नहीं बनता इन्फिनिटिव, बहुत कम केसेस में इन्फिनिटिव आपका सब्जेक्ट बनता है ना? तो यहाँ पे सब्जेक्ट है आपका इन्फिनिटिव, इसकी वर्ब है वुड बी। अच्छा, इट की वर्ब है काउच्ड इन। अब ये काउच इन क्या होता है? किसी बात को पिरोना, साफ साफ शब्दों में नहीं, पिरो करके बोलना। टू एक्सप्रेस समथिंग इन अ पर्टिकुलर वे इज टू काउच इन, है ना? हिंदी बोलते हैं पिरोना। जैसे द टीचर काउच्ड इन हिज नेगेटिव फीडबैक इन अ वे सो दैट इट लुक लाइक पॉजिटिव सजेशंस। टीचर साहब ने पिरो दिया अपने नेगेटिव फीडबैक को, अपनी डांट को, इस तरीके से कि ये देखने में लगने लगा पॉजिटिव सजेशन के जैसे, अच्छे सकारात्मक सुझावों के जैसे। तो आपको मन तो करा था गालियां निकालने का, पर आपने इस तरीके से काउचिंग कर दिया, उन गालियों को पिरो दिया कि सामने वाले को लगा यार ये तो अपने भले की बात कर रहा है। तो याद रखेंगे ना जिंदगी भर, काउचिंग मतलब फ्रेजल वर्ब होती है किसी चीज को पिरो देना। अब ये शॉन ऑफ क्या बोला है भाई? शॉन ऑफ का मतलब होता है किसी चीज से किसी को अलग कर देना। इसकी हिस्ट्री बता देता हूं। शेयर एक वर्ब होती है, इसका मतलब होता है बकरी की, भेड़ की ऊन काटना। ऊन भेड़ की बॉडी का एक बहुत बड़ा पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, पर हम अपनी हिपोक्रेसी के कारण जानवरों को मारते हैं और उनकी ऊन भी काटते हैं। तो हम जब शेयर करते हैं ना उसको, तो उसके बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट से उसको अलग करते हैं। किसको? भेड़ को, है ना? उसके वो सर्दी गर्मी में रहने काम आती है। अब देखो इसी से हमने इस वर्ब को बनाया, शेयर, शेयर्ड और शॉन। तो शॉन का मतलब क्या होता है? किसी को किसी के इंपॉर्टेंट हिस्से से अलग कर देना। आई थिंक आप समझ गए होंगे शॉन ऑफ क्या कह रहा है यहाँ पे, है ना? शॉन ऑफ द कॉन्टेक्स्ट। चलिए आगे बढ़े। कह रहा है चूजिंग रिसर्चर्स हु वेंट आफ्टर अ पैथोजन and succeeded in unwrapping the whole puzzle at a time when others are fighting fatigue in a daily battle against SARS-CoV-2 virus is also a hat tip to the virologist and geneticist burning the midnight oil for over 9 months now.
इसको मैंने 9.5 डिफिकल्टी दी है, ऐसे नहीं दी मैंने, है ना, अच्छा लिखा हुआ है। अब देखो कैसे कह रहा है, चूज करना रिसर्चर्स को जो कि पीछे भागे, वेंट आफ्टर हुए, एक पैथोजन के, एक ऐसी चीज के जो बीमारी पैदा करती है ना, पैथोजन मतलब बीमारी को पैदा करने वाली चीज। कह रहा है चूज करना इन रिसर्चर्स को जो पीछे पड़े हुए थे एक बीमारी के, एक बीमारी को पैदा करने वाले वायरस के, और वो रिसर्चर्स जो सक्सीड हुए, जो कामयाब हुए अनरैप करने में, एक्सपोज करने में, भंडाफोड़ करने में इस पूरी पजल का, ऐसे एक वक्त पे जब दूसरे लोग फाइट कर रहे हैं फटीक को, उस थकान को, डेली बैटल में, हर रोज की जंग में, कोविड के सामने। कह रहे चूज करने का जो काम है ना, इज, अब उसकी वबाई है, कह रहे वो भी ऑल्सो है एक हैट टिप। अब ये हैट टिप क्या होती है, तसल्ली रखो बता दूंगा। तो कह रहे ये है एक हैट टिप। अच्छा किन के लिए, वायरोलॉजिस्ट के लिए, ऐसे लोगों के लिए जो वायरस की पढ़ाई करते हैं, और जेनेसिस के लिए जो लोग जीन्स को जो है ना स्टडी करते हैं। अच्छा दोनों लोग कौन है, जो बर्न कर रहे हैं मिडनाइट ऑयल को, जो रात दिन जाग के काम कर रहे हैं पिछले 9 मंथ से अभी तक। समझे सेंटेंस को, कह रहे इनको चूज करना है ना, इन लोगों को जिन्होंने इस मिस्ट्री को अनरैप किया हेपेटाइटिस सी की, ये एक ऐसे वक्त पे जब दूसरे लोग वायरस से लड़ रहे हैं, कोरोना से। कह रहा है एक हैट टिप है उन लोगों के लिए जो रात दिन जाग करके डॉक्टर्स कोरोना की वैक्सीन को बना रहे हैं। अब आ जाओ सेंटेंस पे देखने वाली चीजें। चूजिंग की वर्ब पढ़ी है भैया जापान में, और यहाँ पढ़ी है वर्ब जो है इसकी चीन में, समझ गए ना। चूजिंग यहाँ है सब्जेक्ट, वर्ब है इसकी यहाँ पे। हु की 2 वर्ब्स आई हैं, पहली वेंट आफ्टर, एक फ्रेजल वर्ब है, किसी के पीछे पड़ जाना, जैसे कुत्ता आपके पीछे पड़ता है ना, वेंट आफ्टर होता है, वो गो आफ्टर हो जाता है आपके, है ना। अच्छा दूसरी वर्ब आई है सक्सीडेड। अदर्स की वर्ब आई है आर फाइटिंग। अच्छा और कुछ है नहीं। वर्ड्स देखना, अनरैप करना, आप कोई खाना वाना मंगाओ वो रैप होकर के आएगा, है ना। कुछ पिज्जा विज्जा मंगाओ, कुछ लोगों को डोमिनोज के, पिज्जा हट के पिज्जा खाने का मन करता है, तो वो रैप्ड पिज्जा आते हैं, अब उसको खोलोगे तो अनरैप हो जाएगा। हर वो चीज़ अनरैप्ड होती है जिसको आप खोल देते हो, एक्सपोज कर देते हो, अनरोल कर देते हो, किसी मिस्ट्री को सॉल्व कर देते हो या रिवील कर देते हो, भंडाफोड़ कर देते हो, वो भी अनरैपिंग ही कहलाती है। समझ गए ना। तो राज की परतों को खोलना, किसी मिस्ट्री को अनरैप करना, ऐसे इसको समझे। अब आ जाओ मेरे भाई, हैड ट्रिप क्या होती है, ध्यान से समझना। देखो आपको किसी को या तो ऑनर करना हो या किसी को इशारा करना हो, तो पुराने जमाने के टाइम लोग क्या करते थे, हैट पहनते थे बड़ी बड़ी, तो वो अपनी हैट से इशारा कर देते थे सामने वाले को। जैसे मुझे आपको कोई इशारा करना है बिना बोले, मतलब आपको कुछ बताना है, तो मैं अपनी हैट से इशारा करूंगा अपनी हैट की तरफ, और आप मेरी तरफ देखोगे, फिर मैं आपको इशारा करूंगा, देखो वो आ रहा है या वो जा रहा है, या उस तरफ देखो या ऊपर देखो या नीचे देखो। समझ गया ना मेरी बात को। तो पुराने टाइम में हैट्स को ऐसे यूज में लिया जाता था, तो इसको बोलते थे हैट टिप, एक छुपा हुआ इशारा या स्लाइट रेफरेंस। कहीं नहीं मिलेगा आपको, इसका मीनिंग है ना, बता रहा हूं मैं आपको, मैंने कहीं पढ़ा था तो वहीं से मेरे को याद है। तो हैट टिप का मतलब होता है अ स्लाइट रेफरेंस। जनरली इसको किसी को ऑनर करने के लिए भी यूज किया जाता है। जैसे सामने वाले ने आपका कोई नुकसान नहीं किया, आपका फायदा करवाया किसी चीज में, आपको लगा यार बड़ा ईमानदार आदमी है, तो अगर आप पुराने टाइप के आदमी होते हैं ना अंग्रेज, तो आप अपनी हैट से हिला करके उसको एक टिप देते कि भाई मैं तुम्हें ऑनर करता हूं। तो ये हैट टिप दोनों जगह ही काम आती है, किसी को इशारा करने में, किसी को इज्जत या मान देने में। अब ये कह रहा है कि ये जो इन्होंने अनरैप करने वाले लोगों को जो ये जो चूज किया है ना, ये हैट ट्रिप मिल गई है, एक इशारा मिल गया है उन लोगों को जो कोरोना वायरस के पीछे पड़े हैं। अब आई थिंक समझ गए होंगे सेंटेंस क्या कहना चाह रहा है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। मेरी इच्छा ये होती है यार, जैसे मुझे समझ में आ रहा है वैसे तुम्हें समझ में आना चाहिए, क्योंकि मुझे तो आता है और तुम्हें नहीं आया तो मतलब ही नहीं है इस पूरी एक्सरसाइज का, है ना। Kirad acolytes went to the tree for identifying the viral origin of hepatitis C। कह रहे जो पूरी प्रशंसा है, एक्ोलेट है, ये इन 3 लोगों तक गई आइडेंटिफाई करने के लिए इस वायरस के ओरिजिन को, कहाँ से पैदा हुआ था, और कौन से वायरस के, हेपेटाइटिस सी के। Kirad their work the Nobel statement said characterize this form of hepatitis to be a distinct clinical entity caused by an RNA virus of the flavivirus family now known as HCV। अब यहाँ लोड मत लेना क्योंकि साइंटिफिक जार्गन्स यूज हो रहे हैं, है ना, बड़े बड़े वर्ड्स यूज हो रहे हैं भाई, RNA वायरस, फ्लेवी वायरस, डरना मत। कह रहा उनका जो वर्क है ना, इसको नोबेल स्टेटमेंट ने कहा। नोबेल स्टेटमेंट मतलब नोबेल कमेटी की जो स्टेटमेंट है उसने ऐसा बताया। कह रहा उनका जो वर्क है ना, इस कमेटी ने ऐसा बताया, वो कैरेक्टराइज करता था, वो चित्रण करता था, वो दिखाता था उस फॉर्म को, रूप को हेपेटाइटिस के, और कैसे दिखाता था, होने वाले एक डिस्टिंक्ट क्लिनिकल एंटिटी की तरह। तो हेपेटाइटिस को इन्होंने अलग करके दिखाया कि एक डिस्टिंक्ट चीज है, इससे हम इस तरह से लड़ सकते हैं।
डिस्टिंक्ट अलग क्लिनिकल एंटिटी की तरह। अच्छा ये कैसे एंटिटी है ये? कह रहे जो कि कोज्ड बाय है आरएनए वायरस के द्वारा इस फलां वायरस की फैमिली के जिसको हम जानते हैं एचसीवी के जैसे। तो इन लोगों ने नोबेल स्टेटमेंट ने बोला इनके काम ने चित्रण किया था, करेक्टराइज किया था, दिखाया था, पोर्ट्रे किया था इस फॉर्म को अलग करके, अलग फैमिली का बता के। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे इनफैक्ट इट वॉज फॉर द डिस्कवरी ऑफ हेपेटाइटिस बी वायरस एचबीवी एंड द डेवलपमेंट ऑफ फर्स्ट जनरेशन एचबीवी वैक्सीन दैट द ब्रंच बैरुच ब्लूमबर्ग whom the young author collaborated with was awarded the 1976 मेडिसिन नोबेल। कर इनफैक्ट वास्तव में ये यही था, इट वॉज ये था डिस्कवरी के लिए, खोज के लिए हेपेटाइटिस बी वायरस की और डेवलपमेंट के लिए, बनाने के लिए, विकास करने के लिए फर्स्ट जनरेशन एचबीवी वैक्सीन को। कह रहे इन दोनों कामों के लिए ही इट वॉज इनफैक्ट क्या था दैट वो ये कि जो ब्रांच ब्लूमबर्ग है जिसको एक यंग अल्टर ने, एक जवान अल्टर ने कोलैबोरेट विद किया था, जिसके साथ काम किया था, इसको अवार्ड किया गया था 1976 के मेडिसिन नोबेल को। तो कह रहा है मेडिसिन नोबेल 1976 का मिला था बैरिश ब्लूमबर्ग को, जिसका असिस्टेंट था अल्टर, जो कि वो यंग था उस वक्त में। कह रहे इसको जो मिला था ना वो इनफैक्ट वास्तव में इन दो कामों के लिए ही मिला था। अब देखो सेंटेंस में कहना क्या चाह रहा है, ये जो अल्टर है ना ये 3 साइंटिस्ट में से एक है जिसको 2020 में मिलना है। तो ये 1976 में, आज से कितने साल हो गए देख लो ना, 40 साल पहले। तो आज से 40 साल पहले किसी दूसरे साइंटिस्ट के साथ में काम करता था जिसको एचबीवी के लिए 1976 में नोबेल मिला था। तो ये तब से आज तक नहीं रुका, आज इसने 2020 में एचबीवी पे, एचसीवी पे खुद भी एक नोबेल ले लिया। समझ गए ना, ये कहना चाह रहा है। अब सेंटेंस में देखने वाले 2 कॉन्सेप्ट हैं। पहला तो ये है ना, इस होम की जगह हु भी आ सकता था। दूसरा कोलैबोरेटेड विद में विद प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहाँ है ना। तो पहले मैं आपको ये बता देता हूँ इस विद प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है कहाँ। ध्यान से देखो, 2 सेंटेंस है, द प्रोजेक्ट, अब इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा ना, इसका सवाल आपके मन में आएगा सर विद के बाद में तो वो अब आ गई, ऑब्जेक्ट कहाँ है। तो ये ऐसे बनेगा, देखना ध्यान से, द प्रोजेक्ट ऑन विच आई एम वर्किंग इज कंप्लीट नाउ। प्रोजेक्ट जिस पे मैं काम कर रहा हूँ वो अब कंप्लीट है ना। दूसरा देखो, द होम फॉर विच आई टुक अ लोन कोस्टेड मी ₹80 लाख। जो घर है जिसके लिए मैंने घर भी लोन भी लिया उसके मुझे 80 लाख रुपए चुकाने पड़े। अब इनमें दोनों में सेंटेंस में हम चेंज कर सकते हैं। इस ऑन प्रीपोजिशन को रिलेटिव प्रोनाउन से पहले उठा दो और लास्ट में यहां उठा दो, द प्रोजेक्ट विच आई एम वर्किंग ऑन। समझ गए, द प्रोजेक्ट ऑन विच आई एम वर्किंग एंड द प्रोजेक्ट विच आई एम वर्किंग ऑन, दोनों बात एक ही है। दूसरा सेंटेंस देखो, द होम फॉर विच आई टुक अ लोन। अब यहां से फॉर को उठा दो और यहां लिख दो, द होम विच आई टुक अ लोन फॉर। तो मतलब जो होम है उसकी वर्ब जो आ रही है और जो प्रोजेक्ट है उसकी जो वर्ब आ रही है उससे जस्ट पहले आप प्रीपोजिशन को प्लेस कर सकते हो जो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले रखी है। ये एक इनफॉर्मल वे होता है बोलने का, आजकल लिखने में आने लगा तो इसको गलत नहीं मानेंगे, इसको सही ही मानेंगे। समझ गए ना। तो ये कोलैबोरेटेड के बाद में जो विद आ रहा है ये होम से पहले भी आ सकता था। अब आ जाओ इस होम पे, इस होम को भी अच्छे से देख लेते हैं। एक काम आप करो, दोनों सेंटेंस से मुझे एरर ढूंढ के बताओ। ऐसे सोचना तुम्हारे एसएससी सीजीएल का मेंस दे रहे हो या एसबीआई पीओ का मेंस दे रहे हो, यही क्वेश्चन आपको वहां भी सॉल्व करने हैं, है ना। बताओ मुझे दोनों में क्या दिक्कत है, फिर मैं आपको दिक्कत दूर करके दिखाता हूं। चलो, कॉन्सेप्ट ये कहता है मेरे भाई लोग, हुम और हु दोनों आपस में कंफ्यूजिंग होते हैं, है ना। अगर इनको आप फॉर्मूला लगा के चलोगे तो सही हो जाएंगे, नहीं तो इनको आप जिंदगी भर नहीं बता पाओगे हु लगाना है हुम लगाना है। फॉर्मूला बताता हूं आपको एक छोटा सा। आप सारे सब्जेक्ट गिनोगे सेंटेंस के अंदर और सारे सब्जेक्ट के बराबर सारी वर्ब्स होनी चाहिए, ठीक है ना। सब्जेक्ट इज इक्वल टू वर्ब होना चाहिए। अगर ये फॉर्मूला फिट बैठ जाए तो आपको पता लग जाएगा हु आएगा या हुम आएगा। अब मैं क्या करता हूं, मैं आपके सामने सब्जेक्ट वर्ब मार्क करता हूं। देखो शी है आपका सब्जेक्ट, इसको मैं ग्रीन कलर दे रहा हूं। मैरिड है इसकी वर्ब, इसको मैं रेड कलर दे रहा हूं। द मैन, शी मैरिड द मैन, ये मैन तो इसका ऑब्जेक्ट हो गया, है ना, सब्जेक्ट नहीं हो सकता। अब देखो यहां पे दूसरी वर्ब आई है वॉज, क्या ये वॉज। इस वॉज के लिए एक सब्जेक्ट होगा वो होगा हुम, इस वॉज के लिए सब्जेक्ट होगा वो होगा हुम, है ना। 2 सब्जेक्ट 2 वर्ब्स। अगला देखो, शी यहाँ पे सब्जेक्ट है, बिल्कुल ठीक है, यही शी यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ। मैरिड भी यहाँ पे कॉपी करना है ना, तो ये दोनों ले आता हूँ। चलो इन दोनों कॉपी कर दिया, है ना। अब देखो यहाँ पे हैड नॉन, ये हो गई वर्ब, हैड नॉन ये हो गई वर्ब। अब यहाँ पे इसका सब्जेक्ट है शी हैड नॉन ना, जिसको वो जानती थी, उसने शादी की जिसको वो सालों से जानती थी, तो शी हो गया यहाँ पे आपका सब्जेक्ट, है ना, सब्जेक्ट। अब देखो ये फॉर्मूला लगाते हैं, यहाँ पे कितने सब्जेक्ट आ रहे हैं, 2 सब्जेक्ट आ रहे हैं। वर्ब कितनी आ रही है, 2 वर्ब्स आ रही हैं।
अगर दो सब्जेक्ट दो वर्ब सारी हैं तो हु नहीं आएगा, यहाँ पे हुम आएगा। अगर आपके सब्जेक्ट और वर्ब बराबर हो जाए सेंटेंस में, सब्जेक्ट और वर्ब बराबर हो जाए तो आप यूज करेंगे हुम को, अगर वो बराबर ना हो तो आप हु को यूज करेंगे, ठीक है ना। अब पहले वाले में देखो, यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब ये बराबर है और ये दोनों बराबर हैं। अब ध्यान देना, हुम कभी भी सब्जेक्ट नहीं बन सकता, अगर बन सकता होता तो यहाँ भी बनाना पड़ता। हमने क्या बोला, हुम सब्जेक्ट नहीं बन सकता, इसीलिए हुम को यहाँ लगाया जाए, क्योंकि वर्ब्स और सब्जेक्ट बराबर हो रहे हैं। जितने सब्जेक्ट थे उतनी वर्ब आ गई, अब हमारे पास नया सब्जेक्ट आने की जरूरत नहीं है, इसलिए ही हम हुम को लगाएंगे। अब ये हुम है ना, एक्चुअल में कभी भी सब्जेक्ट नहीं बन सकता। अब बताओ मुझे, वर्ब बच गई ना अकेली, अब इस वर्ब के लिए हमें एक सब्जेक्ट चाहिए, तो यहां पे आएगा हु। समझ गए ना हु क्यों आएगा, क्योंकि हमारे पास एक वर्ब बच रही है जिसके लिए एक सब्जेक्ट चाहिए, तो हु आएगा। यहां पे कोई वर्ब नहीं बच रही, यहां पे कोई वर्ब नहीं बच रही, तो हुम आएगा। सब्जेक्ट वर्ब के पेयर आपको फाइंड आउट कर लेने हैं, गिनती कर लेनी है, अगर बराबर है तो हुम आएगा, बराबर नहीं है तो हु आएगा। अब वहां पे यही काम हुआ है, whom द यंग ऑल्टर कोलैबोरेटेड, ऑल्टर की वर्ब है कोलैबोरेटेड और ब्लूमबर्ग की वर्ब है वाज अवॉर्डेड, तो बचा क्या, कोई सब्जेक्ट नहीं बचा, कोई वर्ब नहीं बची, तो whom को हमने फिट कर दिया। ग्रामर कॉन्सेप्ट में काम आएगा ये वाला कॉन्सेप्ट आज का, है ना, जो ऊपर आपने जो क्विज है। कह रहा हाउएवर इवन द आइसोलेशन ऑफ एचबीवी ओनली पार्शियली एलिमिनेटेड द रिस्क ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग दिस सीवियर लिवर डिजीज ट्रांसमिटेड थ्रू ब्लड। कह रहा हालांकि जो आइसोलेशन था ना एचबीवी का, जिसके लिए 76 में ब्रांच ब्लूमबर्ग को जो है ना नोबेल भी मिला था, कह रहा हालांकि इसको अलग करने का जो काम था इस वायरस को, कह रहा इसने महज खाली पार्शली एलिमिनेट किया, आधा ही दूर किया उस रिस्क को जो था कॉन्ट्रैक्ट करने का, जो था पकड़ लेने का, इन्फेक्ट हो जाने का इस बहुत ही सीवियर खराब लीवर की डिजीज से, है ना, जो कि ट्रांसमिट होती है, जो कि फैलती है ब्लड के जरिए, खून के जरिए। तो कह रहे 76 वाला काम आधा ही था, क्योंकि हमने आधी पहली को 76 के अंदर नहीं सुलझाया था। आइसोलेशन होता है किसी को अलग करना, ट्रांसमिट होना है एक जगह से दूसरी जगह फैलना। कह रहे द सर्कल वॉज ओनली कंप्लीट विद द डिस्कवरी ऑफ एचसीवी। कह रहे जो सर्कल है ना, पूरा जो गोला है, ये महज कंप्लीट हुआ डिस्कवरी खोज के साथ एचसीवी की। तो 76 का आधा काम जो था बचा हुआ 2020 में इन तीनों बंदों ने मिलकर किया है, पूरा सर्कल इन्होंने कवर कर दिया। अब हमें पता लग गया इस बीमारी से कैसे लड़ा जा सकता है, ठीक है ना। कह रहा अकॉर्डिंग टू the WHO Global Hepatitis Report, HBV and HCV are major causes for mortality and morbidity, with 1.34 million deaths reported in 2015, a 63% increase from 1990, mainly due to the HCV। कर के हिसाब से अकॉर्डिंग टू, अच्छा भाई किसके, WHO की ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट के हिसाब से। अच्छा इसके हिसाब से क्या, HBV और HCV नाम की दो ये चीज़ें हैं, दो वायरस हैं, वो है बड़े कॉजेज, बड़ी चिंताएं। किसके लिए, एक तो मोर्टेलिटी के लिए, एक तो मौतों के लिए, दूसरा मॉर्बिडिटी के लिए, बीमारियों के लिए। तो ये बहुत ही बड़े दो है ना कॉज है आज पूरी दुनिया में मौत और बीमारियों के। और कैसे हैं कॉज, 1.34 मिलियन डेथ्स के साथ 13,40,000 डेथ्स के साथ, है ना, जो कि रिपोर्ट हुई थी 2015 में। अच्छा ये जो आंकड़ा है ना 13,40,000 का, कह रहा है ये 63% का इंक्रीज था 1990 से। अच्छा ये क्यों हुआ है, मेनली कारण से हुआ एचसीवी के। तो एचसीवी बढ़ा तो 1990 से डेथ्स जो है 63 गुना बढ़ गई हैं, 63% बढ़ गई हैं, आज इतनी पहुंच गई है हर साल। समझ गए ना कितनी भयानक बीमारी है। कोरोना से भी कितने, आई थिंक 1 मिलियन लोगों की डेथ हुई है ना, 1 मिलियन से ज़्यादा लोग तो हर साल ये बीमारी गुप्पे चुपे मार देती है, एचसीवी और एचबीवी, है ना। चलो मॉर्बिडिटी वर्ड होता है, आप देखो वैसे तो जिंदा हो, पर आपसे पूछो तो आप हर बीमारी की दवा जो है ना आपके पास खाते हो, आप उसकी बीपी की गोली खाते हो, शुगर की गोली खाते हो, देन यू हैव कोमॉर्बिडिटीज, आपके पास बहुत सारी बीमारियां हैं, है ना। तो मॉर्बिडिटी का मतलब क्या होता है, अनहेल्दी स्टेट ऑफ लिविंग, आपके पास बहुत सारी बीमारियां। कह रहे नंबर ऑफ डेथ्स इज ऑल्सो कंपेरेबल टू दैट कॉज बाय टीबी एंड हायर देन दैट कॉज बाय एड्स। कह रहे जो मौतें हैं ना, नंबर ऑफ डेथ्स हैं, वो भी कंपेरेबल हैं। अच्छा किससे, उनसे जो कि कॉज किए गई हैं, उस नंबर से जो कि कॉज होता है टीबी के द्वारा, और ये ज़्यादा भी हैं जो कि कॉज होता है एड्स के द्वारा। तो ये मौतें टीबी के बराबर हैं और एड्स से बहुत ज़्यादा हैं ये वाली एचबीवी से होने वाली। अब यहाँ पे दैट वाला कॉन्सेप्ट है, इसको एक बार रिपीट कर लेते हैं फटाफट से, कई बार मैं इसको करवा चुका हूँ, शायद मैं आपसे ज़्यादा, आप में से ज़्यादा तो लोग इसको जानते होंगे। टेस्ट कर लेना, जिनको आता है नहीं आता अभी पता लग जाएगा, है ना। 3 सेंटेंस है मेरे भाई, ले लो अपना टाइम तसल्ली से, इनको सही कर दो, फिर मैं करवाता हूँ। चलो, योर कार इज नॉट मोर एक्सपेंसिव देन हर।
तुम्हारी कार उससे ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, बात बिल्कुल ठीक है, उसकी तो बड़ी जो है एक्सपेंसिव है। पर दिक्कत क्या होगी, तुम्हारी कार के एक्सपेंसिवनेस को हमने कवर कर दिया उसके साथ। अब उसके साथ कैसे कवर कर सकते हो तुम, और वो बंदी है, तुम्हारी कार है, कार और बंदी का क्या कनेक्शन आपस में, नहीं है ना। मैं कहना चाह रहा था उसकी कार से ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो यहाँ पे एक चीज़ मैंने मिस कर रखी है, और मुझे क्या लिखना चाहिए, योर कार, जैसे यहाँ लिखा है ना वैसे यहाँ लिखना चाहिए हर कार। समझ गए ना, योर कार इज नॉट मोर एक्सपेंसिव देन हर कार। अब देखो इस सेंटेंस को आपने सही बना दिया, अब इसको इंप्रूव करते हैं। यहाँ पे हर कार की जगह मैं हर्स भी लिख सकता हूँ। आप जानते हैं ना रिलेट एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन, एडजेक्टिव वीडियो में, प्रोनाउन की वीडियो में हम कर चुके हैं, ग्रामर सीरीज में आप फॉलो कर चुके हैं मेरे साथ। तो यहाँ पे हर कार की जगह मैं हर्स लिख के बता सकता हूँ, इसका मतलब होगा हर कार ही, है ना। तो दोनों में से कुछ भी लिख दो, बेटर होगा हर्स अगर आप एग्जाम पर्सपेक्टिव से पूछे तो, है ना। तो योर कार इज नॉट मोर एक्सपेंसिव देन हर्स। अब दूसरे पे आ जाओ, द स्पीड ऑफ योर कार इज नॉट मोर देन हर। तुम्हारी कार की रफ्तार उससे ज़्यादा नहीं है। अरे यार उससे ज़्यादा कैसे होगी, वो तो भागती है, तुम्हारी कार दौड़ती है। तो मुझे क्या लिखना चाहिए, हर कार, हर कार, है ना। द स्पीड ऑफ योर कार इज नॉट मोर देन हर कार। अब ये भी गलत है, स्पीड जो है ना तुम्हारी कार की, उसके कार से ज़्यादा नहीं है, उसकी कार की स्पीड से ज़्यादा है। समझ रहे हो मेरी बात को, यहाँ पे स्पीड को कर रहे हो तुम, तो यहाँ भी स्पीड को करना पड़ेगा ना मेरे भाई। तो यहाँ लिखना चाहिए देन द स्पीड ऑफ हर कार। अब ये सेंटेंस बिल्कुल सही बन गया, द स्पीड ऑफ योर कार इज नॉट मोर देन द स्पीड ऑफ हर कार। समझ गए ना, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूँ, ऐसे ही सेंटेंस सही बनेगा। अब इस सेंटेंस को इंप्रूव करते हैं, जो जो चीज़ें रिपीट हो रही है उनकी जगह प्रोनाउन को यूज़ करो। तो यहाँ पे स्पीड आ रहा है, यहाँ भी स्पीड आ रहा है, इस स्पीड को निकाल के यहाँ लगा दो दैट, देन अब ये द को निकाल देना, दैट और द कभी भी एक साथ नहीं आते, ग्रामर का रूल है, दोनों डिटरमाइनर्स है, एक साथ दो डिटरमाइनर्स को यूज नहीं करना है। तो स्पीड ऑफ द कार, योर कार इज नॉट मोर देन दैट ऑफ हर कार। अब कार भी दूसरी बार आ रहा है, तो कार के लिए हम क्या करते हैं, हर की जगह हम हर्स लगा देते हैं, है ना, देन दैट ऑफ हर्स। अब समझ गए सेंटेंस कैसे सही बना, यहाँ पे दैट आ गया, इससे हमारा स्पीड से स्पीड का कनेक्शन बैठ गया, और हर्स लगा के हमने कार से कार का कनेक्शन कर दिया। अब तीसरा देखो, द स्पेक्स ऑफ योर कार आर नॉट बेटर देन हर कार। तुम्हारी कार के जो स्पेक्स हैं, स्पेक्स मतलब स्पेसिफिकेशंस, जो भी उनके अंदर डिज़ाइन है ना, सारी की सारी चीज़ें, तुम्हारी कार की जो स्पेक्स हैं वो अच्छी नहीं है उसकी, उससे, अरे उससे नहीं, उसकी कार से, हर कार। तुम्हारी कार के स्पेक्स जो हैं आर नॉट बेटर देन हर कार। हर कार के जगह मैं लिखूंगा हर्स, है ना, हर्स। अब दिक्कत क्या है, स्पेक्स की जगह यहां भी देन के बाद में स्पेक्स लगाना पड़ेगा, देन स्पेक्स, है ना, द स्पेक्स ऑफ हर कार, ऑफ हर्स। अब दिक्कत क्या है, स्पेक्स को दूसरी बार रिपीट नहीं करना, यहां पे सर ने बोला दैट लगा दो, यहां पे दैट लगा दिया। अब दैट से पहले द निकालना है, सर ने ये भी बताया था, निकाल दिया। अब देखो, द स्पेक्स ऑफ योर कार आर नॉट बेटर देन ऑफ हर्स। अब दिक्कत क्या है, यहां पे दैट जो है ना, दैट ये नहीं आएगा, दैट आता है सिंगुलर के लिए, यहां पे स्पेक्स है, ये प्लूरल है, तो दैट की जगह हम लगाएंगे दोस। तो हमेशा मेरे भाई दैट मत चिपकाया ना, अगर सिंगुलर के लिए लगा रहे हो तो दैट, अगर प्लूरल के लगा रहे हो तो दोस। तो अब ये सेंटेंस आपका पूरा बना, यहां स्पीड के लिए दैट आएगा, यहां स्पेक्स के लिए दोस आएगा। समझ गए, बड़े आगे चलो, ये दैट दोस वाली एरर है, कई बार कर चुके हैं, बड़ी अच्छी एरर है। पीछे मैंने एक सेंटेंस में एक एरर छोड़ी थी, मुझे ढूंढ के बताना, कोस्ट नाम की वर्ब के साथ। मैं आपको समझाना चाह रहा था, मैं भूल गया, पर वो है ना, कोस्ट नाम की वर्ब पे एक एरर मैंने छोड़ी है। अब मुझे बताना क्या एरर मैंने छोड़ी है कोस्ट नाम की वर्ब पे। करे द डिस्कवरीज ऑफ HPV and SCV and the development of effective screening routines have virtually eliminated the risk of transmission via blood products in much of the world। करे द डिस्कवरी है जो इजाद करने का काम है इन दोनों को, और जो डेवलपमेंट है इफेक्टिव स्क्रीनिंग रूटीन्स की, असरदार स्क्रीन करने वाले नियमों की, है ना, कैसे इनको हम पकड़ सके, स्क्रीन कर सके। कह रहे इन्होंने ना, दोनों चीज़ों ने, डिस्कवरी और डेवलपमेंट ने वर्चुअली एलिमिनेट कर दिया है, एक तरीके से ख़त्म कर दिया है जोखम को, इसके ट्रांसमिशन के ब्लड प्रोडक्ट्स के जरिए ज़्यादातर वर्ल्ड में, ज़्यादातर दुनिया के अंदर। तो अब इन दोनों के आने की वजह से अब आज के बाद HPV और SCV किसी के ब्लड से दूसरे ब्लड में हम जाने नहीं देंगे। अभी तक तो SCV पकड़ना नहीं आता था ना, अब हमें पकड़ना भी आ गया। कह रहा ऑल्सो विद द डेवलपमेंट ऑफ इफेक्टिव ड्रग्स against HCV, it is possible that the threat of this viral infection will reduce and hopefully be eliminated soon।
कह रहे साथ ही साथ डेवलपमेंट के इफेक्टिव ड्रग्स की HCV के खिलाफ। अब ये बहुत पॉसिबल है कि जो थ्रेट है ना इस वायरल इन्फेक्शन की वो हो जाएगी कम, जोखिम हो जाएगा कम, और आशापूर्ण तरीके से होपफुली ये एलिमिनेट भी हो जाएगी, थ्रेट खत्म भी हो जाएगी बड़ी जल्दी। HCV को पकड़ा, इसके खिलाफ दवाई भी बना दी। अब हमारी यही आशा है दुनिया भर का HCV हम खत्म कर देंगे, इस बीमारी को जड़ से ही हटा करके रिड्यूस कर देंगे। समझ गए ना, बिल्कुल सिंपल है, यहाँ पे रिपीट करने की जरूरत नहीं है। कह दैट इज व्हाट मेक्स दिस ईयर्स लॉरेट्स अचीवमेंट सो ट्रिमेंडस। कह रहा यही वो चीज है जो मेक करती है इस साल के लॉरेट्स की, इस साल के नोबेल के लॉरेट्स वो होते हैं जो बड़े बड़े जो है ना डिग्नेटरीज होते हैं, है ना, बड़े लोग जिनको कुछ काम अपने जो है थोड़ा प्राइज वाइज देते हैं। तो कह रहे यही वो चीज है जो इस साल के इन पुरस्कार पाने वालों के अचीवमेंट है, इनकी बहुत ट्रिमेंडस है, अचीवमेंट बहुत ही बड़ी है। यही चीज इनकी इस अचीवमेंट को, कारनामे को बहुत बड़ा बनाती है, इस बीमारी को खत्म कर सकते हैं हम। कह रहे नोबेल कमेटी called it among the most impactful scientific accomplishments of the 20th century। नोबेल कमेटी ने इसको बोला कि ये 20th सेंचुरी की सबसे बड़ी, सबसे इम्पैक्टफुल, सबसे असरदार साइंटिफिक अकॉम्प्लिशमेंट्स में से एक है 20वीं सदी की। तो कह रहे इतनी बड़ी जो है ना इन्होंने काम किया है इन तीनों लोगों ने मिल करके। इन ट्रू lineage of other Nobel prizes for medicine, their identification represents milestone achievements that have revolutionized medicine and substantially improved human health। कर अगर सही लीनियज देखें, जो अगर सही आप पीढ़ी देखें, क्लैन देखें, एंसेस्ट्री देखें, पूरा परिवार देखें, किसका, दूसरे नोबेल प्राइजेस का, और किसके लिए, मेडिसिन के लिए। तो कह रहे आज तक अगर आप मेडिसिन पाने वाले सभी लोगों का कुनबा देख लें, क्लैन देख लें, तो कह रहे इनका जो आइडेंटिफिकेशन है ना, जो सबसे बड़ी पहचान है वो रिप्रेजेंट करती है किसको, माइलस्टोन अचीवमेंट्स को, बड़े बड़े कारनामों को। और कौन से कारनामे हैं, दैट हैव रिवोल्यूनाइज्ड, जिन्होंने रिवोल्यूशन लाए हैं, जिन्होंने बहुत बड़ी क्रांति लाई है मेडिसिन में, दवाओं में, और जिन्होंने बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर दिया है ह्यूमन हेल्थ को। तो करेक्ट, किसी बीमारी का आइडेंटिफिकेशन जो है ना, किसी बीमारी का वायरस अलग कर लेना, ऐसा आइडेंटिफिकेशन जो है, अगर आप पूरी लीनियज को देखें तो ऐसे लोगों को ही हम नोबेल देते हैं जो आइडेंटिफिकेशन करके लाते हैं। इससे हमें मेडिसिन बनाने की हेल्प मिलती है और ह्यूमन की हेल्थ इंप्रूव होती है। रेवोल्यूशनाइज का मतलब होता है किसी चीज़ को पूरी तरह से बदल देना, ट्रांसफॉर्म कर देना, रेवोल्यूशनाइज कर देना। ठीक है ना, लीनियज मतलब आप समझ गए ना, क्लैन एंसेस्ट्री, पूरी जो पीढ़ी होती है उसको कहते हैं लीनियज। कह द ट्रायम्फ ऑफ ह्यूमैनिटी ओवर द पैथोजेंस दैट debilitate and kill men and women is certainly a singular achievement that is worth celebrating, and showcasing this achievement will send a deeply inspiring message at a time when another virus is holding the world to a ransom। कह रहे जो ट्रायम्फ है, जो जीत है, जो हमारी जो बहुत बड़ी जीत है ना, ट्रायम्फ मतलब जीत ही होती है, और किसकी, ह्यूमैनिटी की, मानव जाति की। किसके ऊपर, पैथोजन के ऊपर। पैथोजन वो होते हैं जो बीमारी को, पैथ को जन करते हैं, पैदा करते हैं। ये जन नाम की रूट लूंगा मैं खबरी पे। कह रहे जो ट्रायम्फ है इन ह्यूमैनिटी की, इन बीमारियों के ऊपर, इन वायरसों के ऊपर, ये वो वायरस जो डेबिलिटेट करते हैं, जो कमजोर बनाते हैं, जो अपाहिज बनाते हैं और किल करते हैं, मार देते हैं आदमी और औरतों को। कह रहे जो ट्रायम्फ है ना, ये वास्तव में एक सिंगुलर अचीवमेंट है, अकेली एक ऐसी अचीवमेंट है जो कि वर्थ है, लायक है सेलिब्रेट करने के। और कह रहे शोकेस करना, इस अचीवमेंट को सबके सामने दिखाना, इस कारनामे को सेंड करेगा एक बहुत ही ज़्यादा डीपली इंस्पायरिंग मैसेज, ऐसे एक वक्त पे जब दूसरा वायरस पूरी दुनिया को चाकू की नोक पे रख के बैठा है, होल्ड कर रहा है टू रैंसम। समझ गए ना। तो कह रहा है इस तरह से सब कोरोना पे, जो कोरोना वॉरियर्स हैं, जो साइंटिस्ट कोरोना को इजाद कर रहे हैं, इसकी वैक्सीन को, उनको बड़ा अच्छा मैसेज जाने वाला है कि और जान दिल लगा के आप जो है वैक्सीन को इजाद करें, ताकि इस जो ना इस वायरस से सारी दुनिया को छुटकारा मिले। अब वर्ड्स देखना, डेबिलिटेट मतलब किसी को हैंडीकैप करना, पैरालाइज करना, वीक करना, क्रिपल करना, अपाहिज बनाना, कमजोर बनाना। वर्थ के बाद में हमेशा वर्क के आईएनजी फॉर्म जीरेंड आएगा। इज इट वर्थ टू गो टू अटेंड द पार्टी, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, क्या पार्टी में जाना वर्थ है, क्या इस पार्टी में जाना लायक है इस पार्टी जाने के। तो वर्थ के बाद मैं क्या यूज करूंगा, जीरेंड को, तो मैं क्या लिखूंगा, इज इट वर्थ टू अटेंड, नहीं अटेंडिंग द पार्टी, इज इट वर्थ अटेंडिंग द पार्टी। अब वर्थ से पहले जो अटेंडिंग से पहले टू आ रहा है इसको निकाल देना। वैसे ही दिस कार इज नॉट वर्थ टू स्पेंड सो मच मनी,
ये कार लायक ही नहीं है इतनी मनी स्पेंड करने के, तो वर्थ के बाद क्या लिखूंगा, वर्थ स्पेंडिंग सो मच मनी। समझ गए ना, तो ऐसे वर्थ को यूज करना है, वर्थ के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म हमेशा आप लगाएंगे। बहुत अच्छा रूल है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए देखना आप, है ना, पिछले सालों के उठा के। चलो आगे बढ़ते हैं, अब कुछ बचा नहीं है, आज का क्विज कर लेते हैं सॉल्व। होल्ड समवन टू रैंसम का मतलब होता है किसी को चाकू की नोक पे रखना, किसी के लिए कोई चॉइस ना छोड़ना, किसी को अपना बंदी बना लेना। होल्ड समवन टू रैंसम, है ना। चलो क्विज करेंगे सभी लोग अपना मेरे को ना स्कोर जरूर बताना। 8 क्वेश्चन है ना, तो 8 में से कितने आपके नंबर आए। उससे पहले अभी 2 सेकंड लो, वीडियो को एक शेयर देना सोशल मीडिया पे। बेहतरीन कंटेंट है, अच्छा कंटेंट है, आप शेयर दोगे तो जरूर लोग देखते हैं, है ना। शेयर देने की जरूरत है खाली। चलो आ जाओ। यहाँ पे ढूंढना है हु या हुम को, यहाँ पे ढूंढना है हु या हुम को, यहाँ पे ढूंढना है हु या हुम को। फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूँ, है ना। मैं आपको सीधे सीधे बता देता हूँ क्या आएगा, आप कैलकुलेशन कर लेना बाकी सब्जेक्ट और वर्ब की, आसानी से कर सकते हो, इसीलिए छोड़ रहा हूँ आपके ऊपर भरोसे के साथ, है ना। द नोबेल कॉमेडी अनॉइंटेड द 3 साइंटिस्ट हु हैड बीन वर्किंग। यहाँ पे हु आपकी करेक्ट चॉइस है। अरे भाई नहीं होगी तो हैड बीन वर्किंग को वर्ब सब्जेक्ट कौन सा दोगे, हैड बीन वर्किंग वर्ब है, इसके लिए एक सब्जेक्ट हमें चाहिए। ही हुम या हु ट्राइज, वो जो ट्राई करता है, रिस्क अलॉट, वो ज़्यादा रिस्क अलॉट लेसर, वो बहुत कम जो है रिस्क लेता है, देन बजाय किसके, हु हैज़ नेवर थॉट ऑफ ट्राइंग, जिसने कभी भी ट्राई करने का नहीं सोचा। जो ट्राई करता है उसका रिस्क कम से कम उस आदमी से तो कम होता है जो ट्राई नहीं करता। यहाँ पे हु आपका जो है करेक्ट चॉइस है, यहाँ भी हु जो है आपकी करेक्ट चॉइस है। समझ रहे हो ना। इस वर्ब को सब्जेक्ट चाहिए, इस वर्ब को सब्जेक्ट चाहिए, तो सब्जेक्ट तो हु बनेगा, हुम तो सब्जेक्ट बनता ही नहीं है। चलो आगे आ जाओ, अब यहाँ पे एरर फाइंड आउट करनी है। द क्वेस्ट फॉर वैक्सीन फॉर एचपीसी हैज बीन लॉन्गर देन फॉर कोविड-19। तो कह रहे क्वेस्ट जो है, जो तलाश है वैक्सीन की एचपीसी की, वो बहुत लंबी रही है बजाय कोविड-19 के। अरे बजाय कोविड-19 के नहीं, देन द क्वेस्ट फॉर कोविड-19। अब द क्वेस्ट 2 बार ना आए तो यहाँ पे लिख दो दैट फॉर कोविड-19। समझ गए ना। यहाँ पे मुझे दैट लगा करके इस सेंटेंस की एरर को दूर करना था। द क्वेस्ट फॉर एचपीसी हैज बीन लॉन्गर देन दैट फॉर कोविड-19। अगला देखो, मॉर्बिडिटी एंड मॉर्टेलिटी एसोसिएटेड विद कोविड कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद HIV। जो कोविड के साथ में मौतें और बीमारियां हैं एसोसिएटेड हैं, उनको कंपेयर नहीं कर सकते आप HIV के साथ, ठीक है ना। अब देखो कंपेयर किसको करना है, इसकी बीमारियों को HIV की बीमारियों के साथ कंपेयर करना है, ना कि HIV के साथ। तो मैं क्या बोलूं, कंपेयर्ड विद के बाद में या इससे पहले क्या लगाऊंगा, कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद दैट ऑफ HIV, ये लिखूंगा ना। ध्यान देना, यहां पे सिंगुलर नहीं प्लूरल है तुम्हारा सब्जेक्ट, मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी। अगर ये 2 चीजें हैं ना तो दैट नहीं, इसकी जगह 2 जाएगा। मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी एसोसिएटेड विद कोविड कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद दोज ऑफ HIV। तो दोज क्या बता रहे हैं यहाँ पे, मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी को कंपेयर कर रहा है। तीसरा देख लो, इन सच अ डाइसी सिनेरियो हाउ मच वर्थ इज इट टू गो आउट विदाउट अ मास्क। इतने रिस्की सिनेरियो में कितना ये लायक है, कितना ये वर्थ है हम बिना मास्क के बाहर जाएं, है ना। तो यहाँ पे वर्थ के बाद में क्या आना चाहिए मेरे भाई, इन्फिनेटिव नहीं आएगा, टू को निकाल दो, गो को बना दो गोइंग। हाउ मच वर्थ इज इट गोइंग आउट विदाउट मास्क। ये गोइंग यहाँ भी आ सकता था, हाउ मच वर्थ गोइंग इज इट विदाउट मास्क, ऐसा भी हो सकता था, है ना। चलो इस गोइंग को अपने हरा कर दें ताकि आपको अपना आंसर पता लगे। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिनोट्स द फ्रेज हैड टिप। हैड टिप को कौन सा फ्रेज डिनोट करता है, आप खुद बता सकते हैं, मैंने अच्छे से आपको बता दिया है। एक स्लाइट रेफरेंस को, इशारे को बोलते हैं हैड ट्रिप। तो हैड ट्रिप का आंसर है आपका डी। अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिनोट्स द फ्रेज काउचिन। काउचिन का मतलब होता है शब्दों को पिरोना, टू एक्सप्रेस समथिंग इन अ पर्टिकुलर वे। तो मैं क्या करूं, इसको यहां पे ठीक है, काउचिन। क्लियर आई थिंक सब चीजें। चलिए मुलाकात लूंगा कल की वीडियो में। 1 मिनट वाली ग्रामर वीडियो बनाने के लिए आजकल 1 मिनट भी नहीं मिल रहा, क्योंकि उस वीडियो में 15 मिनट लगते हैं, 1 मिनट की वो आपको दिखती है। कोशिश करूंगा आज मैं 2-3 बना दूं ताकि अगले 2-3 दिन तक आपको मिलती रहे, है ना। साइनिंग आउट।